महाराष्ट्र के माढ़ा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 15 साल पहले एक बहुत बड़े नेता यहां चुनाव लड़ने आए थे। तब डूबते सूरज की शपथ लेकर कहा था कि यहां सूखे से प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिछले 60 साल में आपने कई बार कांग्रेस के कई पीएम और नेताओं के मुंह से एक ही बात सुनी होगी कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी हटाया नहीं और आपके आशीर्वाद से हमने 10 साल में देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। समय आने पर चुकता करती है कि नहीं करती है? अब देखिए, 15 साल पहले एक बहुत बड़े नेता यहां चुनाव लड़ने के लिए आए थे। कहते हैं कि तब उन्होंने डूबते सूरज की शपथ लेकर कहा था कि यहां सूखे से प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाएंगे। उन्होंने पानी पहुंचाया क्या? पानी पहुंचाया क्या? पानी पहुंचाया क्या? याद है ना? याद है ना? अब उनको सजा देने का समय आ गया है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। वो यहां से चुनाव लड़ने की पिछले 60 साल में आपने कई बार कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों के मुंह से, उनके सभी नेताओं के मुंह से एक ही बात सुनी होगी, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी माला जपते रहते हैं ना। और हर चुनाव में गरीब 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 यही माला जपते रहते थे। उससे आगे कुछ नहीं करते थे। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, और आपने मुझे जो कुछ भी शिक्षा दीक्षा दी है उसके कारण 10 साल में इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में हमें सफलता मिली है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, कोई अगर गरीबी से मुक्त होता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कोई गरीब का भला हो तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? जरा माताएं बहनें बताएं, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा लगता है। अगर किसी को गरीबी से बाहर निकालते हैं तो हमें पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले तो इसका पुण्य किसको मिलेगा? 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 मोदी को नहीं मिलेगा। ये जो 25 करोड़ गरीबी से बाहर आए हैं ना, वो जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उस पुण्य के हकदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं, क्योंकि आपने वोट देकर मोदी को ये काम करने के लिए कहा था। महाराष्ट्र के लोग मोदी सरकार के 10 साल और कांग्रेस सरकार के 60 साल में अंतर देख रहे हैं। जो कांग्रेस 60 साल पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज था और किसी की आवाज ही नहीं थी, विपक्ष तो था ही नहीं, और मीडिया भी बहुत छोटा था उस समय। लेकिन 60 साल में जो नहीं कर पाए, ये आपके सेवक ने 10 साल में करके दिखाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2 चरणों के चुनाव के बाद अपने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर हम कह सकते हैं
कि बीजेपी और सहयोगी दल मिलकर 100 से अधिक सीटें पार कर चुके हैं और हमें विश्वास है कि हम 400 पार के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। देखिए, मुझे मालूम नहीं है मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं है, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी शुरुआत से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर अपना बचा खुचा जनाधार संभालना चाहती है, बचाना चाहती है, समेटना चाहती है। पर्सनल लॉ हमारी संविधान सभा ने देश के विधानमंडलों और देश की संसद को आदेश किया था कि जब भी अनुकूलता खड़ी हो इस देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के ही थे, वहीं यह निर्णय हुआ था, क्योंकि किसी भी पंथ निरपेक्ष देश के लिए धर्म के आधार पर कानून ठीक नहीं है। फिर भी आज ये जानते हुए भी संविधान के स्पिरिट से बिल्कुल उल्टा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम ये प्रयास करेंगे कि पूरे देश भर में यूसीसी लागू किया जाए और हर धर्म के नागरिकों के लिए इस देश में एक ही कानून हो। जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हमीरपुर की। हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। बसपा प्रत्याशी निर्दोष कुमार ने किया नामांकन। निर्वाचन अधिकारी को सौंपा अपना नामांकन सेट। 5वें चरण के चुनाव में 3 मई तक होगा नामांकन। तो हमीरपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर बसपा प्रत्याशी निर्दोष कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हमीरपुर में बसपा प्रत्याशी निर्दोष कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। निर्वाचन अधिकारी को सौंपा नामांकन सेट और इसी के साथ ही 5वें चरण के चुनाव में 3 मई तक नामांकन होगा। तो बसपा से प्रत्याशी हैं निर्दोष कुमार, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है, नामांकन सेट सौंपा है।
10 वर्षों से सांसद जी रहे हैं, ना तो उनकी उपस्थिति दिखाई दी है, ना उन्होंने जनता के लिए जो मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, किसानों का हो या सुख दुख का हो, मेरे ख्याल से उनकी अनुपस्थिति रही है। तो मेरा तो यही कहने का मतलब रहेगा कि मैं निश्चित तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान दूंगा, जिससे कि हमारे यहाँ की जनता परेशान ना हो सके, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा के अच्छे संसाधन हो और किसानों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओलादी वृष्टि हुई थी तो संपूर्ण रूप से उन्हें मुआवजा नहीं मिला था, उस पर हम अपनी बात करेंगे। अच्छा, जनता आखिर आपको वोट क्यों दे? क्या वजह है कि जनता आपको वोट दे? बिल्कुल निश्चित तौर पर आपकी बात बिल्कुल सही है। जनता चाहती है परिवर्तन। जनता ने 10 साल के सांसद का काम देखा है कि वो कि गुम रहे हैं, उनके पोस्टर लगे हुए हैं, वो 10 साल से दिखाई नहीं दिए हैं। ना तो वो जनता के बीच में रहे हैं, ना उन्होंने किसी मुद्दे पे, चाहे शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें या बेरोजगार की, जनता का ध्यान दिया है। आगे बढ़ेंगे। जलौन में होने वाले 5वें चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। बसपा प्रत्याशी सुरेश चंद्र गौतम ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद बसपा प्रत्याशी ने कहा कि आज उन्होंने अपना पर्चा रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बसपा चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन करते हुए दमखम के साथ जिले में चुनाव लड़ेगी। 45 जलौन गोदा भोगनीपुर क्षेत्र से यहाँ पे नेतृत्व करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले जनता के मुद्दे जो है वो यही है कि सुरक्षा की मुद्दा है और बेरोजगार का मुद्दा है और बुंदेलखंड में पानी का भी मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है और शिक्षा का भी मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर हम जो है मैदान में हैं। आगामी लोकसभा में हमने देखा है कि वर्तमान का सांसद जो 20 साल से जो है ऐसे ही बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है। उसकी एक गांव उसने लिया था हरदोई गुजर, उस गांव में जब हम गए तो ना पानी की व्यवस्था, सड़क जर्जर और कोई भी योजना भारत सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, कहने को डबल इंजन की सरकार है लेकिन बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है, केवल झूठ का पुलंदा कहते हैं वो और इसके अलावा कुछ नहीं है। यूपी के मालवीय रोड स्थित कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया कि कल वे बस्ती से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इसके बाद कप्तानगंज में चुनावी जनसभा के बाद रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। बस्ती का 6वें चरण में 25 मई को हमारा पर्चा दाखिला कल एक रोड शो के माध्यम से हम करेंगे। 11 बजे के आसपास हम लोग कप्तानगंज से निकलेंगे और 12:30-1 बजे तक हम बस्ती पहुंचेंगे। उसके बाद पर्चा दाखिला करेंगे। फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र के चिलाका मोहल्ले में सपा पार्टी की जनसभा में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जहां वोट जिहाद का मुद्दा चर्चा का विषय रहा। वहीं सलमान खुर्शीद की भतीजी सपा नेता मारिया आलम खान ने जनसभा में भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय से संघी सरकार को भगाने को लेकर वोट जिहाद करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वोट जिहाद से संविधान को बचाने के लिए जंग लड़ी जाएगी। हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। कानपुर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने नवीन सभागार में बैठक की, जिसमें कानपुर और अकबरपुर लोकसभा के सभी प्रत्याशी शामिल हुए। इस दौरान राकेश कुमार सिंह ने सभी प्रत्याशियों को मतदान से संबंधित जानकारियां और नियम बताए। वहीं इस संबंध में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ईसीआई के निर्देशन पर जब सभी प्रत्याशी चयनित हो जाते हैं तब ये बैठक की जाती है, जिसमें पर्यवेक्षक समेत सभी आरओ और रिटर्निंग ऑफिसर शामिल हैं।
ईसीआई के निर्देशानुसार जब कैंडिडेट्स फाइनल हो जाते हैं विड्रॉल के बाद या उसके अगले दिन तक सभी उम्मीदवारों के साथ में एक बैठक की जाती है, जिसमें माननीय प्रेक्षकगण और सभी आरओ होते हैं, संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, उनकी उपस्थिति में ये बैठक की गई है। और जितने भी पहलू हैं इलेक्शन से रिलेटेड, चाहे वो एमसीसी के हों, व्यय से संबंधित हों, अनुमति से संबंधित हों, पोस्टल बैलेट से संबंधित हों, बैलेट से संबंधित हों, हमारे स्ट्रांग रूम कहाँ बनेंगे, कमीशनिंग कब होगी, A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कैंडिडेट्स उनके इलेक्शन एजेंट्स के साथ शेयर किया है। और इस बैठक में हमारे माननीय सामान्य प्रेक्षकगण और माननीय व्यय प्रेक्षकगण उपस्थित होंगे। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र की नवीन गल्ला मंडी के गेट को किसानों ने हंगामा करते हुए बंद कर दिया। किसानों का आरोप है कि प्रशासन उन पर गेहूं बेचने का दबाव डाल रहा है, लेकिन गेहूं की खरीद एमएसपी से ज़्यादा होने और नकद भुगतान की सुविधा होने से किसान केंद्रों पर गेहूं नहीं देना चाहते हैं और व्यापारियों को बेचना चाहते हैं। और लेडी पे जो है 2275 जा रहा है, 2300 2350 के लगभग सरकार रोक लगा रही है। हम लोग कम पे करा लेडी पे क्यों जाएंगे? तो सरकार यहाँ रोक क्यों लगा रही है? सरकार कह रही है कि यहाँ और कम करके लो जिससे लेडी पे जाएं। आज यहाँ जो है जिला प्रशासन के लोग आए, उनसे बात हुई, क्या मामला, क्या बात हुई? सर उसने जिला प्रशासन ने कोई बात नहीं की है सर, बिल्कुल गेट खुलवा दिया है, सब लोग जाम किए थे, कोई बात नहीं की, ना कोई हल निकला है। डीएम साहब पीसी बंद कर गए हैं मंडी में, कोई खरीदार खरीद नहीं रहा है, कोई पल्लेदार तोल नहीं रहा है पीसी, इसीलिए कि 2275 सरकारी रेट है तो सरकारी रेट पे पीसी डालो, सरकारी मंडी में पीसी डालो। ये क्या है, किसान यहाँ 2400 रुपये पीसी बिक रही है, 2500 2600 2400 से कम की नहीं है पीसी। शाम को पैसे मिल जाते हैं किसानों को, क्या चाहिए? किसान कम दाम में थोड़ी बेचेगा, 2275 रेट में थोड़ी बेचेगा किसान। एक साल मेहनत करता है 2275 में, ये तो आप मंडी का रेट करो, 2500-2600 रेट करो मंडी का, तो किसान वहाँ डालेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि किसान हर जगह ही खाई है, बिल्कुल किसान इतने देखो तो इसलिए जाम लगा है, वो टोटली बंद कर गए और अन्ना पीसी बिछेगी। उनने तो केवल पीसी पे ही है कि अन्ना केवल पीसी पर ही है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र जैन ज़्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, किसानों ने हंगामा किया, क्या कुछ मांग है? मंडी में बहुत सारी बहसबाजी भी हो रही थी, क्या पूरा मामला है? जी रोजी, मैं बता दूं, ये ललितपुर की नवीन गल्ला मंडी का मामला है, जहां किसान अपना गेहूं लेकर बेचने को आए थे, लेकिन जनपद में सरकार द्वारा 48 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जहां पर जो निर्धारित मूल्य है 2275, उससे अधिक व्यापारी अधिक रेट देने में खरीदते हैं, 2300 2400 के रेट में खरीदते हैं। इस कारण किसान वहां देना नहीं चाहते और यहाँ इस प्रकार जो लक्ष्य दिया गया है वो लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं जो व्यापारी हैं वो शाम को नगद ही भुगतान कर देते हैं, ये सुविधा किसानों के साथ रहती है, इसलिए किसान लेवी पर जब डालते हैं अपना गेहूं तो वहाँ जो पेमेंट है उसमें टाइम लगता है, तुरंत मिल नहीं पाता है। वहीं कुछ ऐसे दलाल भी सक्रिय होते हैं जो प्रति बोरा अलग से पैसे मांगते हैं, साथ ही कई जो वो तोलते हैं या जो वहाँ के पल्लेदार हैं उसका भी वो चार्ज ले लेते हैं। इस कारण इन समस्याओं से आते किसान वहाँ जाना नहीं चाहता और वह अपनी फसल व्यापारियों को बेचना चाहता है, और इसी के चलते कुछ लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रशासन द्वारा व्यापारियों पर रोक लगा दी गई थी कि अभी कुछ समय के लिए आप खरीद रोक दें जिससे गेहूं का लक्ष्य पूरा हो सके। लेकिन किसानों ने इस बात को लेकर आक्रोशित हो गए और उन्होंने जाम लगा दिया। लेकिन जब एसडीएम वहां पहुंचे और सीओ सदर पहुंचे, जब समझाया गया किसानों को, फिर जाम खोला गया। जी चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर के खुर्जा देहात पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला केस में अवैध हथियार की तस्करी करने वाले तस्कर शाहबाज के 3 साथियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 पिस्टल, 2 तमंचे और एक गाड़ी बरामद की गई है। बताया गया है कि शाहबाज को गिरफ्तार कर एनआईए पहले ही जेल भेज चुकी है। तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से 3 अवैध पिस्टल और 2 अवैध तमंचे और एक गाड़ी जिसमें कि ये घूम रहे थे इस वेपन्स
को बेचने और इसकी तस्करी करने के लिए, वो इनके पास से बरामद हुए हैं। जो पकड़े गए व्यक्ति हैं उनका नाम है शादाब, शफाहत और वकार। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि इन लोगों ने एक नॉन आर्म्स स्मगलर है जिसका कि नाम शाहबाज है, वो वर्तमान में जेल में है, उससे ये वेपन ख़रीदा था। और एक कुछ इनके पास से पोजीशन से हम लोगों को वीडियोस भी प्राप्त हुए हैं जिनमें कि अवैध असला का इस्तेमाल करते हुए ये दिख रहे हैं। उस पूछताछ के आधार पर इन तीनों लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसमें जो सप्लायर था उसका भी नाम प्रकाश में लाया गया है, वो वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र के अमरिहा गांव में एक मुर्गी फार्म में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पाइप से लटका पाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। एडिशनल एसपी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि युवक पिछले 3 साल से मुर्गी फार्म की देखरेख करता था और सुबह जब युवक का छोटा भाई जब फार्म में पहुंचा तो उसने युवक का पाइप से लटका हुआ शव देखा। ये मुर्गी फार्म है इनका आबिद अंसारी जी का, तो यहाँ ये देख रेख करते थे पिछले 3 सालों से। आज सुबह इनका जो है यहाँ छोटा भाई जब आया तो इनको यहाँ देखा कि इनकी शरीर जो है एक ऊपर के जो होता है पाइप तो उसी से लटकी हुई रस्सी के सहारे पाई गई। इस सूचना को इन्होंने तुरंत तत्काल पुलिस को बताया, 112 को बताया। सूचना पर हमारी पुलिस और क्षेत्र अधिकारी सभी टीम आई हुई है और हम लोग सभी तथ्यों को फील्ड यूनिट के माध्यम से देख रहे हैं और जो भी चीज़ें हैं पंचायतनामा के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम में और जांच पड़ताल से जैसी जो रिपोर्ट आती है तत्काल आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। सीतापुर के थाना रामकोट और सकरन की पुलिस अपराध नियंत्रण करने के लिए अभियान चला रही है, जिसके तहत रामकोट पुलिस ने जहां अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया और फैक्ट्री से 23 अदद अवैध निर्मित तमंचे समेत कई मात्रा में हथियार बरामद किए। वहीं सकरन पुलिस ने भी चौका नदी के पास से एक युवक को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 11 निर्मित अर्धनिर्मित अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। अपने अपने क्षेत्र में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। थाना रामकोट की पुलिस टीम द्वारा ग्राम रामपुरवा में पिरई नदी के किनारे पुलिस लाइन के ट्रैक के पास से एक भट्टे के खदान से एक अभियुक्त जिसका नाम राजकुमार है उसको अवैध शस्त्र बनाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से लगभग 23 अदद अवैध निर्मित व अर्धनिर्मित तमंचे, 3 अदद जिंदा व खोखा कारतूस व भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने का सामान बरामद किया गया है। और सकरन की पुलिस टीम द्वारा वहद ग्राम अलीपुर में चौका नदी के पास से एक खेत से एक अभियुक्त जिसका नाम साबिर अली है इसको अवैध शस्त्र बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से लगभग 11 अदद निर्मित व अर्धनिर्मित तमंचे व 4 अदद जिंदा व खोखा कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र। कन्नौज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जहां पुलिस ने मौके से बंदूक, राइफल, 24 असलहे और करीब 15 बने अधबने कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने मौके से एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का अनावरण किया है जिसमें 24 छोटे बड़े अवैध शस्त्रों की बरामदगी की गई है। इसमें एक अभियुक्त कौशलेंद्र जो बेवर जनपद मैनपुरी का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके पास से 3 अदद राइफल 315 बोर, एक डबल राइफल 315 बोर, एक देसी बंदूक, 4 पौनिया 315 बोर, 14 अवैध तमंचे 315 बोर, एक तमंचा अधबना जो है 315 बोर का, एक खोखा कारतूस 315 बोर, एक खोखा कारतूस 312 बोर। इसके अलावा जो शस्त्र बनाने के उपकरण है इसके पास से बरामद किए गए हैं। इसी के चलते आज एक ये बड़ी कार्रवाई जनपद कन्नौज पुलिस ने की है। पूरी टीम बहुत बधाई की पात्र है और टीम को मैं
10,000 रुपये इनाम की राशि देने की घोषणा करता हूँ। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए।